जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ का एक ऐसा एपिसोड जो आप लोगों की मोटिवेशन से बना है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आप लोगों ने शो को इतना प्यार दिया तो हमने सोचा कि इस शो में जो भी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, जो भी सीखने वाली चीज़ें थी, जिन चीज़ों ने आपको और हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, सबसे ज़्यादा सिखाया, क्यों ना उन क्लिप्स को इकट्ठा किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। यस, दिस इज द बेस्ट ऑफ मार्केट की बात ग्रो के साथ एंड आई होप आप एक बार दोबारा से अपनी लर्निंग्स को रिवाइज करेंगे और अप्लाई करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और आई बटन में आपको मार्केट की बात ग्रो के साथ के सारे एपिसोड्स मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दे आर जस्ट लाइक मास्टर क्लासेस विद वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स, इन्वेस्टिंग माइंड्स इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ के सबसे बेस्ट क्लिप्स। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मार्केट की बात ग्रो के साथ के 10 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप मार्केट की बात ग्रो के साथ का जो ज्ञान है वो आप लोग ले सकते हैं बिना वीडियो देखे। सर जाएं कि हम लोग वीडियो ना देखें? नहीं, वीडियो देख लो। अगर आपको सिर्फ सुनना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पॉटिफाई पे जा सकते हो, मार्केट की बात ग्रो के साथ को सर्च कर सकते हैं और सिर्फ अपने हेडफोन्स लगा के बढ़िया से वॉक करते हुए या फिर कोई और काम करते हुए जिसमें आप लोगों को साथ में कुछ सुनना पड़ेगा तो आप लोग जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। कौन कौन से गेस्ट जो है अभी तक मार्केट की बात में आ चुके हैं? तो स्टार्ट विद सबसे पहले आए थे सौरभ मुखर्जी, उसके बाद हमारे साथ आए थे शंकर शर्मा जी, अक्षय श्रीवास्तव, परिमल अदेसर, समीर अरोड़ा सर, दीपक शिनॉय, सी रचना रनाडे, बसंत महेश्वरी, रामदेव अग्रवाल एंड राधिका गुप्ता जी। एंड लेट मी टेल यू, ये एक शुरुआत है। मैं बोलूंगा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों से मिलवाना है, आपको बहुत कुछ सिखाना है एंड एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना है और आप सबसे इन्वेस्ट करवाना है और वेल्थ क्रिएट करवाना है। चलिए तो अब देखिए मार्केट की बात ग्रो के साथ के बेस्ट क्लिप्स। मैक्रो से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है, इसमें भी दो खेमे बट गए हैं। एक कहता है जी रिसेशन आ गया है, रिसेशन चल रहा है, एक कहता है रिसेशन आके चला गया है। तो आप यहाँ पे कहाँ स्टैंड करते हैं रिसेशन को लेके और इसका इंपैक्ट हम कैसे देखते हैं अपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर? क्या और करेक्शन होना है अभी या जितना करेक्शन था वो हो चुका है? क्या मतलब फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट आने वाला है इस रिसेशन वाले जो पूरा का पूरा फेस चल रहा है उसका? देखिए, दो बातें। पहले तो मैंने जैसे समझाया 10 मिनट पहले कि ये मैक्रो की कोई जगह नहीं है एक रैशनल इन्वेस्टमेंट डिस्कशन में। रैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैक्रो को की जगह नहीं है। कोई अगर, मैं फिर से एम्फसाइज करता हूँ, कोई अगर ये प्रोग्राम वॉच कर रहा है और वो ज़्यादा मैक्रो लेके सर खपाता है तो उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें बहुत आने वाली है। राइट, मैक्रो एनालिसिस करके आप पैसा नहीं बना सकते। दूसरी बात, आपके सवाल में मार्केट टाइमिंग की भी कुछ झलक थी कि मैं समझूंगा कि मैं रिसेशन आया या गया और उस बेसिस में घुसूंगा, मैं निकलूंगा। ये भी एक प्रकार का पागलपंती है मेरे ख्याल से। वी डोंट माइंड माई सेइंग सो नीरज, एक प्रकार का बेवकूफ़ी है। राइट, निवेश के क्षेत्र में बहुत दिखता है। उदाहरण, मार्च 2020 पूरे दुनिया के इकोनॉमिस्ट, ऑब्वियसली हिंदुस्तानी इकोनॉमिस्ट उनके साथ जुड़े हुए हैं कि दुनिया बर्बाद होने वाली है, हिंदुस्तान बर्बाद होने वाला है, आप सब भाग जाइए मार्केट से। राइट, एंड हम सोच रहे हैं बैठे बैठे, भैया क्यों भागे? कोविड है, ठीक है, आएगा, झेलेंगे, दिक्कतें आएंगी, इट्स अ हेल्थ क्राइसिस ऑब्वियसली, बट क्यों, व्हाई शुड आई सेल माय पोर्टफोलियो क्योंकि कोविड आ रहा है? साथ ही साथ फेडरल रिजर्व हर रोज बोले जा रहा है कि हम पैसा डालेंगे मार्केट में, हम डाल रहे हैं, रेट्स कट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट अंधेरा आने वाला है, आप अपना सब माल बेच दीजिए। प्रधानमंत्री ने जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा की, अगले दिन अखबार में, अगले दिन सोशल मीडिया में, कलयुग आ गया टाइप एनालिसिस। राइट, आई एम श्योर एवरीबडी नोज उसके अगला 2 साल कैसा गया। अगला 2 साल में मार्केट मोर देन डबल हो गया। तो दैट इज मैक्रो एनालिसिस एट इट्स मोस्ट लीथल। जब आपको सबसे ज्यादा निवेश का मौका, तब आपको सबसे ज्यादा मैक्रो एनालिसिस का अंधकार। राइट, और ये मार्केट करेक्शंस में भी होता है। सबसे ज्यादा मैक्रो एनालिसिस में जब सबसे ज्यादा जोश होगा, वो आपके लिए सबसे खतरे का टाइम होगा। तो ना तो मार्केट टाइमिंग की कोई जगह है सेंसिबल इन्वेस्टमेंट में और ना ही मैक्रो एनालिसिस की। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा आप उसको बहुत डिटेल में एड्रेस करें। परचेज कर लिया हमने, अब सब व्हेन टू सेल। व्हेन टू सेल में सवाल क्या आता है, जैसे अगर मैं एक लेमैन के बात करूं, मान लो उसने मार्च 2020 में जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, उसे समझ आ गया कि मार्केट बहुत नीचे है, उसने बाय किया, चाहे उसने कोई भी स्टॉक बाय किया, वो बहुत हाई पे गया, बहुत हाई पे गया, उसके पेपर प्रॉफिट्स बहुत ज़बरदस्त दिख रहे थे उसको उसके डीमैट अकाउंट में, और फिर अचानक से ये सब हो गया, उसके पेपर प्रॉफिट्स जो है वो
ऑलमोस्ट खत्म हो गए, क्योंकि वो स्टैगर्ड बेसिस पे बाय करता गया, एवरेज कॉस्ट एक अच्छे लेवल पे आ गई थी, अच्छे प्रॉफिट्स भी दिख रहे थे, और आज कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। तो आज बैठ के वो सोच रहा है यार काश मैंने वो बेच दिया होता उस समय पे, तो मेरे पास कम से कम हाथ में कुछ प्रॉफिट आ जाता, मैं दोबारा बाय कर लेता। इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए कि हमारा डीमैट अकाउंट पेपर पे तो बहुत ब्लोट हो चुका है, बहुत प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं, लेकिन अचानक से ऐसे इवेंट्स होते हैं कि प्रॉफिट सारे गायब हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि काश बेच दिया होता। तो नटशेल में क्वेश्चन तो ये व्हेन टू सेल, हम ये कैसे सीख सकते हैं? बड़ा सिंपल इसमें फॉर्मूला यूज करता हूं मैं। यू विल नेवर गेट परफेक्ट क्लैरिटी ऑन व्हेन टू सेल। ओके, लेट मी क्लैरिफाई। समटाइम्स यू गेट परफेक्ट क्लैरिटी जब बिल्कुल मैडनेस है कोई स्टॉक में, जो 20 मल्टीपल की चीज 200 मल्टीपल पे चलने लगे, तो आपको मालूम है कि ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। आपको करना क्या चाहिए उस वक्त? मैंने सिंपल आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द पोजीशंस, कई में वो काम ना करे अगर बिकॉज मेरी पोजीशन साइज बहुत ज्यादा है, उतनी ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं, तो वो शायद ना काम करे, बट वो ठीक है, वी एक्सेप्ट दैट एज पार्ट ऑफ द गेम। इन ऑलमोस्ट ऑल अदर प्लेसेस देयर विल बी अ स्टॉप लॉस जो कि भाव से ही कनेक्टेड रहेगा, एंड नॉर्मली जो भी भाव हो वहां से मैं मैक्सिमम 25% का लॉस बर्दाश्त करने को तैयार हूं। तो अगर कोई चीज 100 रुपए मिली, 1000 पे हो गया, तो मेरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 750-800 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। कम से कम 25 से 40% पोजीशन मेरी उस लेवल पे एग्जिट मैं करूंगा ही करूंगा। दिस इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। एंड मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, और आपके जरिए मैं सबको कहना चाहता हूं कि लोग स्टॉक पिकिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड उसके बाद क्या करें इस पर कोई ध्यान नहीं जाता। एग्जैक्टली, right? But I can tell you, game is not winning or won or lost in smart stock picking. It is actually won or lost by not doing the right thing after you have bought the stock. एग्जैक्टली। तो आप ट्रेलिंग स्टॉक को एक अपने धर्म की तरह करें, नंबर 1। नंबर 2, यू मस्ट टेक सम मनी ऑफ द टेबल पीरियोडिकली, बिकॉज देखिए साहब, ये सब क्यों कर रहे हैं, वो पैसा कम से कम रियल तो बने। जो मैंने कसिनो नेपाल में सीखा था सेकेंड नाइट को, कि जो बच गया आइडियली पहले रात को ही उसमें से निकल जाना चाहिए था, नहीं निकला, लेकिन अगले दिन भी 100-200 रुपए थे, उसको मैंने साइड कर लिया। मैं जाके अगले दिन मैंने शॉपिंग की, मैंने कुछ जीन्स खरीदा, कुछ शर्ट खरीद लिया, एक आध कोलोन खरीद लिया, जो मैंने लाइफ को इंप्रूव किया अपने उस जुए की कमाई से। ओके, तो आपको अपने लाइफ को इंप्रूव करने के लिए सब चीजें कर रहे हो, खेलने के लिए नहीं कर रहे हो आप, राइट? तो आप शेव करते रहे थोड़ा थोड़ा रोज। हम लोग एज मैन भी कीप शेविंग, आप तो नहीं करते लेकिन मैं तो करता हूं। तो पॉइंट इज मस्ट कीप ट्रिमिंग, यू मस्ट कीप ट्रिमिंग, अदरवाइज इट विल बिकम एन अनरूली ग्रोथ, राइट? तो थोड़ा थोड़ा शेव करें, 2-5%, अगर 50% बन गया हो पैसा, 100% बन गया, 2-5% साइड कर लें, वो आपकी किटी बढ़ती जाएगी, वाइट पोजीशन आपकी इंटैक्ट रहेगी, मोर और लेस। तो अपने अगर 1000 शेयर से जर्नी शुरू की हो और वो 10 बैगर हो गया हो बाय गॉड्स ग्रेस, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास वही 1000 शेयर 10 टाइम्स पर भी हो, उस वक्त आपके पास 500 ही रहने चाहिए। उससे क्या हुआ, कैश भी निकल गया, येट फुट इन द डोर भी रहा। तो इसमें ये गेम में आप देखो, मोस्ट पीपल गो रॉन्ग इन वन मेजर प्लेस। वो सोचते हैं परफेक्ट आउटकम होने चाहिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट आउटकम इन इन्वेस्टिंग, इट कैन बी अ रेंज ऑफ गुड आउटकम्स ओनली। तो आपको लगेगा यार मैंने सारे 1000 रखे होते तो मेरा तो 10 गुना बन जाता 1000 पे, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। और वही डिसिप्लिन आपको एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देगा मार्केट में, वरना शॉर्ट टर्म के 1 साल 2 साल 4 साल के खिलाड़ी बहुत आते जाते हैं सर इस कसिनो में, बट 30-35 साल की बैटिंग करनी है तो टेक्निकली आपको बिल्कुल सॉलिड होना पड़ेगा, और हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते, आपको कई बॉलों को छोड़ना पड़ेगा। तो कोर ये है कि भैया मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, मार्केट में टाइम इन्वेस्ट करें, मार्केट में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, राइट? मैं एक थोड़ा सा उस पर क्वालिफाइड स्टेटमेंट दूंगा, एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि कई बार अपन बोलते हैं कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करो, लेकिन मेरे हिसाब से शेयर मार्केट टाइमिंग का ही खेल है, राइट? कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 150% भाग जाते हैं, फिर अगर आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करोगे और आप लॉन्ग टर्म निवेशक बने रहोगे तो आपको रिटर्न नहीं बनेगा, राइट? यू हैव टू बुक प्रॉफिट्स, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं चाहते तो आप सिंपल इंडेक्स इन्वेस्टिंग करो, दैट्स इट।
यू हैव टू बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो थोड़ा सा क्वालिफाइड स्टेटमेंट उसमें ये रहेगा कि आपको अभी पता है कि मार्केट गिर रहा है फॉर श्योर। आपको दूसरी चीज़ ये पता है कि मार्केट जो निफ्टी था अपनी पीक पे 18,500 पे था एंड आज वो करीब करीब 15,000 पे है। तो आपका एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन चुका है। अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप कब कर रहे हो इन्वेस्ट, राइट? तो दैट्स माई सिंपल व्यू पॉइंट। हो सकता है आगे जाके आपको वॉलेटिलिटी और मिले, इसमें आपका थोड़ा लॉस और हो, लेकिन यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको थोड़ा तो इन्वेस्ट चलना पड़ेगा। क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स ना इसको लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इस वाले मुद्दे को लेके। सो फॉर एग्जांपल हम फिर से एक्स स्टॉक की बात करते हैं। एक्स स्टॉक जो है वो आपने मान लेते हैं, कुछ फिगर्स भी ले लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। हमने 180 रुपीज़ का खरीदा था और आज जो है वो 280 रुपीज़ के आसपास का हो गया है। मेरा 100 रुपीज़ का प्रॉफिट उसको बन रहा है, मेरे पास अच्छी क्वांटिटी है। सो आर यू सेइंग कि अब मैं यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँ, 50% रहने दूँ मैं इसमें, समथिंग लाइक दिस? देखिए, जनरल रूल तो कुछ नहीं होता लाइफ में, राइट? कि एक मैं आपको हाँ, मतलब एक परसेंटेज जो भी आप बताना चाहें। हाँ, मैं वो रैंडम परसेंटेज। एग्जैक्टली, लॉट डिपेंड्स कि मार्केट कैसा है, राइट? फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ मार्केट में एक सिंपल सा नैरेटिव, आपकी थियरी क्या है, राइट? तो मेरी थियरी है, उनमें हो सकता है मैं गलत हूँ इस थियरी को लेके, कि अभी हाल फिलहाल जितने भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, राइट, तो वो परफॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ग्रोथ मार्केट नहीं है। तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, कि अगर आप 2020 के बाद जब रिकवरी आनी शुरू हुई तो बहुत सारे स्टॉक्स थे, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, टेस्ला, जो बहुत तेज़ी से बढ़े। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रोथ मार्केट था उस समय, नया पैसा प्रिंट हो रहा था, वीसीज ने बहुत सारा पैसा लगाया, वो सारा पैसा लोगों के पास आया, राइट? एंड लोगों ने, इनफैक्ट यूएस में तो हालत ये थी कि $3,000 सरकार ने सारे सिटीजन्स जो यूएस के थे, इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स भी पढ़ने गए थे, उनको भी $3,000 के चेक मिले। तब लोग करेंगे, अब लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ ग्रोथ मार्केट, सो टू से, इन अ वे, राइट? तो उसमें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी चीज़ें। उसमें अगर आपको चीज़ महंगी भी मिल रही है, खरीद लो, इट मेक सेंस। लेकिन अब का मार्केट ऐसा है जो डी ग्रोथ मार्केट है, राइट? जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इकोनॉमी का, सो पैसा कम होता चला जा रहा है। अगर आप इमेजिन करो कि इतनी बड़ी पाई थी हमारी पूरी इकोनॉमी की, अब ये पाई श्रिंक हो रही है, राइट? तो अगर ये पाई श्रिंक हो रही है तो अब आप खुद बताओ कि इसमें जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं या ओवर इन्फ्लेटेड या ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, सो टू से, उसमें आपका प्रॉफिट बनने की संभावना क्या है? तो संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जो स्टैंडर्ड रूल दिए जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को कि भाई तुम हमेशा के लिए होल्ड करके रख लो, तुम्हारा पैसा बहुत बन जाएगा। किसी के में हिम्मत नहीं होती कि जब वो 1000% रिटर्न दे रहा हो तो वो होल्ड कर ले, राइट? एंड बहुत कम ऐसे लकी स्टॉक्स होंगे। आपको सेंस मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए, आपको रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जैसे 2020 में जो मैंने पैसा लगाया था स्टॉक मार्केट क्रैश में, और जो बढ़ा, मैंने बहुत प्रॉफिट बुक किया, राइट? क्योंकि वो ग्रोथ मार्केट था, उसमें प्रॉफिट बुकिंग का सेंस था बहुत ज़्यादा। आज मैं खरीद रहा हूँ चीज़ें, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको रोटेट तो करनी ही पड़ती है कैपिटल रोटेशन इज अ पार्ट। अब जब जो एफआईआईज होते हैं, जो फॉरेन निवेशक होते हैं, वो क्यों अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं? उनकी राइट। भाई हम कभी निकलेंगे ही नहीं मार्केट से, हम भी 20 साल इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको क्यों बोला जाता है कि जितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स, सब आपको ज्ञान देंगे, राइट? आई मीन यूट्यूब चैनल्स एंड बाकी सारी जगह पे, कि आप अपना पैसा हमेशा के लिए लगा के छोड़ दो, और वो खुद रोटेट करते रहेंगे अपना कैपिटल। आप खुद सोचो उस चीज़ में, राइट? आई मीन अपना खुद का दिमाग लगाओ, राइट? राइट, नहीं, दिस इज इंटरेस्टिंग। तभी तो मैं आपसे इस पे और डिटेल में जा रहा था, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर को ना ये बात जाननी होती है। सर, एक मुझे बात बताइए कि हम सब, आप इतने सारे इन्वेस्टर्स को देखते हो, बातचीत करते हो, और आप खुद भी फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं, तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है जो एक आम व्यक्ति करता है इन्वेस्टिंग के दौरान? आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होता। इन्वेस्टमेंट हम क्यों कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं होता, हम एक प्रोडक्ट को देखते हैं, अरे ये स्टॉक है, इसको ही देख के इन्वेस्ट किया, या फिर इसने इतने अच्छे रिटर्न दिए इसलिए इसमें इन्वेस्ट किया, ये फंड है, इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए इसलिए इसमें इन्वेस्ट किया, ये नया एसेट क्लास आया है, वर्चुअल एसेट क्लास आया है, इसमें बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो ये एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है आपका। सो यहाँ पे आपको अप्रोच कंप्लीटली चेंज करना है, प्रोसेस ओरिएंटेड। सो प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब भाई फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से जा रहे हैं, रिस्क प्रोफाइल पता है, इन्वेस्टमेंट होराइजन पता है, कैश फ्लोज पता है, क्या अमाउंट अचीव करनी है ये पता है। अगर उस प्रोसेस से जा रहे हो तो रैशनल रहे के रेट ऑफ रिटर्न के एक्सपेक्टेशन भी वही रहेंगे। अगर ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच निकाल दीजिए, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, आई थिंक काफी सही चीजें हो सकती है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के साथ। राइट। आप में से कितने लोग हैं जो टारगेट सेट कर चुके हैं कि मुझे रिटायरमेंट कॉर्पस इतना चाहिए? ओके, अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द पीपल सिटिंग हियर। आई विल से 1%। 1%। और बाकी सब इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अब उनको जिंदगी में कुछ डेयरिंग करने का था। राइट गाइज, ये जो बात परिमल सर बोलते हैं ना, मैं आपके लिए उसे इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं कि आप लोगों तक ना वो बिल्कुल लेमैन भाषा में पहुंच पाए
एक बार बैठिए, एक बहुत सुंदर सुशील टूल है जिसका नाम है एक्सेल या फिर गूगल की आपकी गूगल शीट्स, आप उस पर एक बार बैठ के प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका कॉर्पस रिक्वायरमेंट कितना है। 4-5 फॉर्मूले हैं बहुत बेसिक से, 4-5 फॉर्मूले हैं, आप उन फॉर्मूलाज को लगा के एक बार देखो तो सही कि आपको रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए कितना, एंड उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको पर मंथ कितना इन्वेस्ट करना है। बस ये 2 चीजें जाननी है आपने। और ऐसे ही हर फाइनेंशियल गोल, एक हो गया रिटायरमेंट कॉर्पस, एक हो गया परिमल से मेरे ख्याल से एजुकेशन के लिए, होम के लिए, या जो भी आप करना चाहते हो। यार तुम लोगों ने गाड़ी लेनी है, गाड़ी के लिए बना लो टारगेट, लेकिन आपके पास में एक अमाउंट तो होना चाहिए ना। हम एक बुक पढ़ा करते थे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके अंदर पहली लाइन शुरू होती है ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। हम एंड सोचते ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रहते हैं बस इन्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना, आपने गोल डिसाइड करना है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही एक कॉमन मिस्टेक जो सर ने बताई कि आप लोग प्रोडक्ट बेस्ड हो जाते हो कि भाई जिसे हम बोलते हैं ना, गंगा गया गंगा राम, जमुना गया जमुना राम, जो एसेट क्लास में सब इन्वेस्ट कर रहे हैं हम भी वहीं भाग गए। और हमने देखा कि भाई, और आपको पता नहीं है कि उसने कब इन्वेस्ट किया था, किस अमाउंट पे इन्वेस्ट किया था, और वहां पे वो गलती हो जाती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट सर मैंने और पढ़ा आपकी वेबसाइट पे, तो उसमें लिखा था एक्टिंग बाय रिमूविंग इज मोर पावरफुल एंड लेस एरर प्रोन देन एक्टिंग बाय एडिशन। बाय एडिशन, हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे हिसाब से सपोज 100 कंपनियां हैं मार्केट में, जो हमारा यूनिवर्स है, मार्केट 200 है हमारी बड़ी वाली, बट लेट्स से पब्लिक के लिए 100 बड़ी कंपनियों में से या 100 कंपनियों में से उनको चूज करना है। अब लोग क्या करते हैं कि वो बेस्ट कंपनी को ढूंढने लग जाते हैं कि बेस्ट कंपनी कौन सी है, बेस्ट कंपनी कौन सी है, जिसका किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि बेस्ट कंपनी मीन बेस्ट स्टॉक, उसकी मैनेजमेंट, उसकी हिस्ट्री, उसकी गवर्नेंस, वो कोई एंड नहीं है कि गुड क्या है। लेकिन आप उसकी बैड से उस 100 को 50-40 तक ला सकते हैं। किसी का रिजेक्ट कर दीजिए कि जी उसकी हिस्ट्री बड़ी खराब है कंपनी की, उसमें आपको बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। फिर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है सस्ता है कि महंगा है, वो पता है सबको कि जी उसने 3-4 बार पब्लिक के साथ जो भी कुछ किया है। या आप कहो कि कंपनी बड़ी अच्छी है या नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन बड़ी हाई है। या आप बोले कि वो कंपनी इस सेक्टर में है, जैसे आजकल हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हमारे को बड़ा गंदा लगता है। सर मैं बीच में आपसे बस ये बोलूंगा, एक रिक्वेस्ट है कि हर एक आप एग्जांपल देख पाए साथ में, अगर लीगली सही लगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इन्वेस्टर्स को बहुत समझ आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपने 100 कंपनियों को 20 कंपनियां बनाना है, क्योंकि आपने सपोज 20 कंपनियां लेनी है, नॉर्मल आदमी 20 कंपनियां लेता है। या तो आप 20 अच्छी कंपनियां ढूंढने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से उसका कोई एंड नहीं है कि अच्छे को आप ढूंढते ढूंढते हिल जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी अच्छी क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोले जी मैं अच्छी मैनेजमेंट लेता हूँ, पहले तो किसी को नहीं पता इसका मतलब क्या है। आप मैनेजमेंट अच्छी लेने का मतलब क्या है? तो आपने जो पढ़ा होगा कि उन्होंने क्योंकि 4 साल से शेयर अच्छा कर रहा था, कहोगे अच्छी मैनेजमेंट है। अगर कोई बोले सपोज कि जी उनका सीईओ बड़ा इंप्रेसिव है, तो हो सकता है खाली बोलने में इंप्रेसिव हो, आपको कैसे पता लगेगा कि वो अच्छा है? या कोई बोलेगा हाँ जी अच्छा है, चलो अब हम कहेंगे उसका बोर्ड अच्छा है कि नहीं, हमें अब ये तो पता ही नहीं, हमें ख्याल ही नहीं आया कि बोर्ड का भी सोचना था। अब बोर्ड का कभी बोर्ड अच्छा है, हम कहेंगे जी उसका सक्सेशन प्लान ठीक है कि नहीं है, कि कल को उसको हो जाए तो क्या होगा। तो कहने का मतलब है गुड की कोई डेफिनेशन नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन अदर वे। एन एम्प्लॉई जो पैसे चोरी करता है कंपनी से, ही इज अ बैड एम्प्लॉई। उसकी स्टोरी खत्म, वो बैड निकला। सपोज वो पैसे चोरी नहीं करता, तो वो अच्छा तो नहीं हुआ। अब आप कहो जी एन एम्प्लॉई वो ना रोज ऑफिस में जाके काम करता है और शाम को बढ़िया काम करके घर जाता है, तो क्या वो अच्छा एम्प्लॉई है? आप बताओ। मुझे लगता है कि उसका काम है, वो नॉर्मल काम जैसे वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। नहीं अच्छा कर रहा है सपोज। हम फिर भी नहीं कह सकते अच्छा है, क्योंकि हो सकता है वो विमेन को हरास कर रहा हो शाम को। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो विमेन को हरास कर रहा है, तो हमें बाकी क्वेश्चन के आंसर नहीं चाहिए कि तू काम करता है कि नहीं करता, या अगर तू काम नहीं करता तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तू विमेन को हरास नहीं करता है। तो कहने का मतलब है रिजेक्शन में एक लाइन से आउट, और एंड में तो 100 कंपनियां थी, आपको 20 करनी थी। आप ऐसे निकाल दो या यहाँ से ढूंढने लग जाओ। तो हमारी थ्योरी है कि रिजेक्ट करना बहुत आसान है। जैसे कुछ मैं बताता हूँ, अब जैसे कोई कंपनियां लेट अस से, पता नहीं अब क्या बोले, कंज्यूमर कंपनियां जो 80-80 पी पे चल रही हैं, अब वो उनकी हिस्ट्री अच्छी है कि गंदी है, कि उनकी ग्रोथ अच्छी है कि गंदी, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं वैल्यूएशन इतनी ज्यादा ऑब्सीन है कि हमने उस लाइन पर रिजेक्ट कर दिया। कोई और कंपनी हो सकती है जिसमें हम कहें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हम कहते हैं हमें ये सेक्टर ही नहीं पसंद, क्योंकि इसमें वो गवर्नमेंट कस्टमर होता है मोस्टली इन कंपनियों का, और गवर्नमेंट ने आज तक पैसे टाइम पे नहीं दिए। तो वो बेचारे कहते रहते हैं हमें ये ऑर्डर मिल गया, हमें रोड ऑर्डर मिल गया, हमें रेलवे ऑर्डर मिल गया। हम कहते हैं हमारे पास मत आना बताने,
क्योंकि पैसे मिलने नहीं तुम्हें। तो हमने उसको सेक्टर के लिए रिजेक्ट कर दिया। अब हम उसमें ओवर एनालिसिस करके अच्छा अच्छा करते रहे, देयर इज नो एंड। द पॉइंट इज आपके पास 100 कंपनियां और आपको 20 पे लाना है। आप गुड से शुरू करोगे तो समझ ही नहीं आएगी, बैड में आप एक एक लाइन से कर सकते हो। राइट, एक एक लाइन का मतलब है बड़ी जल्दी few पता चल factors जाता हैं, है। जल्दी पता है। तो उससे रिड्यूस करो यूनिवर्स को। हर कंपनी को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, कुछ को आपने बिग पिक्चर में रिजेक्ट कर दिया। जैसे अभी आजकल टू व्हीलर है, अब कोई बोले आज सेल्स बढ़ गई, आज सेल्स कम हो गई, आज ग्रोथ बढ़ गई, आज 6% यूनिट सेल्स बढ़ गई, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किसकी चलेगी। आप रोज रोज के नंबर देख के मंथली उसके टू व्हीलर 15% बढ़ गए, दूसरे के 10, उसका मतलब ही कुछ नहीं है ना, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि उसकी बिग पिक्चर स्टोरी है कि अगले साल इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन बनाएगा, किसी को नहीं पता। Right. वो ओला के बना दे जो अनलिस्टेड है, या एथर बना दे वो अनलिस्टेड है, या लिस्टेड वाला बनाए, किसी को पता ही नहीं है। तो डे टू डे करने के बदले बिग पिक्चर में काफी सारी चीजें हम ऐसे एलिमिनेट कर रिजेक्ट देते कर देते हैं। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कैपिटल माइंड का जो मोमेंटम पोर्टफोलियो है उसने 3 साल का जो CAGR है वो अप्रॉक्सीमेटली 30.78% दिया है। पहले तो बताइए इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं? अभी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हर महीने चेंज होती है ऑब्वियसली। Right, तो right, जो आपके पास है वो, हाँ, आई थिंक इट वाज देयर लिटिल बिट अर्लियर, नाउ इट विल बी द ऑर्डर ऑफ 26-27% CAGR ऑन अ तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि मोमेंटम पोर्टफोलियो, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है? अगर एक लेमैन को आप समझाना चाहें कि दिस इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग तो उसे कैसे समझाएंगे? तो मैं आपको उदाहरण में कोई और चीज़ से स्टार्ट करता हूँ। को अगर आपको कोई कहे कि आज कोई बैट्समैन फॉर्म में है, एक टाइम पे सचिन तेंदुलकर वाज इन फॉर्म, एक टाइम विराट कोहली वाज इन फॉर्म, एक टाइम, अब हम कहते क्यों हैं कि ये फॉर्म में हैं? क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है और उस अच्छे करने से उनको और कॉन्फिडेंस आ जाती है कि और आगे अच्छा और करेंगे। तो अगली बार जब जैसे कोई विराट कोहली अगर फॉर्म में है तो अगली बार जाएगा तो आई थिंक वी विल से कि देखिए इस पे बैट करते हैं, ये एक और बार शायद 50 मार सकता है, एक और बार 100 मार सकता है। तो हम इसलिए ये कहते हैं क्योंकि इन्होंने दिखाया कि पिछले 4-5 इनिंग में इनका फॉर्म अच्छा था। इसी तरह से स्टॉक्स भी कभी कभार ऐसे ही होते हैं कि हाँ, अर्निंग्स की वजह से स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाती हैं, पर कभी कभी प्राइस ऊपर जाने से भी कंपनी को कॉन्फिडेंस मिलती है, लोग कॉन्फिडेंस उभर के आता है कि देखिए ये कंपनी अच्छी होगी इसलिए तो स्टॉक ऊपर का प्राइस ऊपर जा रहा है और वो कंपनी भी अच्छी करने लग जाती है। लेकिन अगर मोमेंटम को हम एनालाइज करें एज अ स्ट्रैटेजी, उसका फंडा ये है कि जो स्टॉक्स सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं मार्केट में, वो ऐसा नहीं होता कि अच्छा ये वाली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, ये वाली वीक स्टॉक्स हैं, वीक वाली ऊपर आ जाएंगी, स्ट्रॉन्ग वाली नीचे आ जाएंगी। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग वाली और ऊपर जाती हैं, वीक वाली और नीचे आती हैं। तो अगर हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे भी ध्यान दें और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आज हैं वो कल शायद वीक हो जाएं और दूसरे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स उनको रिप्लेस करें, पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहें, जो मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्ग एज इन जिन्होंने अपनी प्राइस में स्ट्रेंथ दिखाई हो, नए ऑल टाइम हाई बना रहे हों या फिर कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हों, ऐसे स्टॉक्स को अगर आप उसमें इन्वेस्ट करें और एक तरह से इसी स्ट्रैटेजी को बनाए रखें, तो ये जो मोमेंटम की जो स्ट्रैटेजी है, इट हैज़ बीटन द इंडेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेदर इन इंडिया और अब्रॉड ऑल्सो। अब्रॉड में तो उन्होंने 200 साल के टेस्ट भी किए हुए हैं क्योंकि उनके मार्केट्स उतने, मतलब उनका डेटा है उनके पास। हमने जो हमारे इंडिया में जो डेटा है वो सिर्फ 30 साल का है, 28 ईयर्स ऑफ निफ्टी डेटा। लेकिन हम भी मेजर करें अगर 20 या 25 साल में, हम इंडिया में भी मोमेंटम ने काफ़ी बीट किया है इंडेक्स को। तो हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो ऐसी है कि हमने एक एल्गोरिथम बनाया कि डिस्कवर करने के लिए कौन सी स्टॉक्स अच्छी होती हैं। उसमें कुछ बहुत सारे फिल्टर्स लगाए हैं कि देखिए स्टॉक का प्राइस हैज़ टू बी इंक्रीजिंग, बट इट ऑल्सो हैज़ टू हैव रीजनेबल वॉल्यूम, इट हैज़ टू हैव अ मिनिमम साइज, ताकि हम छोटे छोटे स्मॉल कैप्स में ना जाएं। वी शुड हैव अ सर्टन काइंड ऑफ बोथ लॉन्ग टर्म मोमेंटम एंड शॉर्ट टर्म मोमेंटम, इट शुड हैव अ सर्टन सेट ऑफ अदर पैरामीटर्स। तो ये स्टॉक्स को, यही पैरामीटर्स अगर आप सारे स्टॉक्स में डालें और हम बोले कि इसमें से टॉप 20 हम चुनेंगे और ये हमारी मोमेंटम पोर्टफोलियो होगी, और हर महीने हम अगर एल्गोरिथम को रीरन करते हैं और फिर टॉप 20 स्टॉक्स, यूजुअली उसमें क्या होता है कि हर महीने में अगर एक महीने बाद देखें
तो 20 स्टॉक्स में से 15 सेम रहेंगी, 5 चेंज हो जाएंगी। तो 5 को अगर चेंज करें, हमने ये ही स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय की है पीएमएस में और हमारी मोमेंटम पोर्टफोलियो में। उसमें इसी की वजह से लास्ट 3 इयर्स में ये जो रिटर्न्स आए हैं, इट इज एंटायरली कम आउट ऑफ द एल्गोरिथम इटसेल्फ। मैं अगर इसको बहुत बहुत शॉर्ट में बोलूँ तो हम सिंपल सी चीज़, जो फर्स्ट पैरामीटर है वो ये देखते हैं कि प्राइस में जिसके बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही हो, हम उन स्टॉक्स को चूज़ करते हैं। अब आते हैं एक फेवरेट टॉपिक पे, और रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट टॉपिक है वो है आईपीओ। तो आईपीओ की हमने देखा कि पिछले, मेरे ख्याल से अगर 2022 छोड़ दें तो 2021 में तो बाढ़ सी आ गई थी एकदम आईपीओ की। तो फर्स्ट टेक आपका आईपीओ पे क्या होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए? क्यों नहीं, अगर अच्छा है आईपीओ, अगर आपको कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छा नजर आता है, अगर आपको उसका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, इफ यू बिलीव कि आगे जाके कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, तो मैं आईपीओस के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ पे एक मिनट रोक के आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी मार्केट की बात वाले शो हुए हैं, सब आईपीओ के अगेंस्ट बोल के गए हैं। सो यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑन द शो। नहीं, आई विल पुट माय स्टैंड फॉर आईपीओस, है ना। देखो, कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार आईपीओ ना तब आता है जब मार्केट टॉप पे रहता है, और प्रमोटर को बस वो टॉप में बहती गंगा में हाथ धो के बस बाहर निकलना है। इसी चीज के लिए आईपीओ होते हैं, और वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का नुकसान करके जाते हैं। आई डोंट थिंक कि ये एक ही रीजन है यार आईपीओ लाने का कि हाँ, ये सही बात है कि जब मार्केट का मूड माहौल ठीक है तब आईपीओ ज्यादा आएंगे। ठीक है, अभी नीरज सर, हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आपने भी आपकी क्लासेस चालू की है। अब आप ही बताइए कि अगर आप पिछले 10 साल से आपके क्लासेस के ऊपर मेहनत कर रहे हो, आप एक मकाम तक लाने की कोशिश कर रहे हो, तो एंड इफ यू वांट टू रेज मोर मनी, इफ यू वांट टू मेक इट पब्लिक, इफ यू हैव मोर प्लान्स फॉर योर कंपनी, आप आईपीओ कब लेके आओगे? जब मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है तब, या जब मार्केट का मूड माहौल सही है तब। बात है कि ये तो ऐसा है ना कि फेस्टिवल भी अच्छे माहौल में सेलिब्रेट किए जाते हैं ना, मतलब वी सेलिब्रेट इन गुड टाइम्स। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। तो ये सबसे पहला, मैंने कई सारे लोगों को ये सुना है कि यार वो देखो ना, आईपीओ तभी आता है जब मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता है, और ये रिटेल को फंसाने की साजिश है। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा यार। प्रमोटर ने इतने साल अगर मेहनत की है वो ब्रांड को ऊपर लाने के लिए, तो व्हाई वुडंट द प्रमोटर वांट अ डिसेंट इनफ वैल्यूएशन फॉर देयर ओन कंपनी? दैट इज ट्रूली जस्टिफाइबल। सो मार्केट ऊपर में आता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फिर मैं क्या देखती हूँ कि जो वैल्यूएशन पे आप ला रहे हो आपकी कंपनी को, तो क्या मुझे वो वैल्यूएशन सही लगता है? अगर मुझे वो वैल्यूएशन सही लगता है, जस्टिफाइबल लगता है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगी। अगर मुझे लगता है कि यार अच्छा माहौल है, ये देख के कुछ भी वैल्यूएशन पे ला रहा है कंपनी आईपीओ, तो यार, तो मुझे किसी ने कंपल्शन तो थोड़ी ना किया है कि रचना तूने ये आईपीओ में इन्वेस्ट किया ना, तो इसमें तो करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, नहीं करना है मुझे, तो दैट इज अप टू योर विजडम कि आपने उसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अब जैसे मैंने आपको गिनाया कि जुबिलेंट फूडवर्क्स मल्टीबैगर बन गया है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज मैंने आईपीओ में किया था, मल्टीबैगर बन गया है, आईआरसीटीसी मैंने आईपीओ में लिया था, कहाँ पहुंच गया। इसका मतलब ऐसे नहीं होता यार कि हर एक आईपीओ गंदा है। आप आईपीओ को ढंग से स्टडी करो। आप आईपीओ में जो कंपनी आ रही है वो ओएफएस ला रही है या फ्रेश इशू ला रही है। फ्रेश इशू ला रही है, इसका मतलब ऐसे है कि यार कंपनी वो पैसे का कुछ कर सकती है, कुछ आगे एक्सपेंशन प्लान लेके आ रही है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू चेक करो। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये कंपनी पैसे लेके री इन्वेस्ट करके आगे कुछ और बड़ा कर सकती है, तो क्यों नहीं? I think this is about broadening the capital market base, and if we retail individual investors are getting an opportunity to invest in that, why not? It's just that you have to be aware enough as to कौन सी कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो। आप कोई भी हर एक आईपीओ में पैसा मत लगाओ। इज व्हाट यहाँ पे मेरा काउंटर क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, आईपीओ में आपने बहुत अच्छे से आपने बताया कि जैसे आपने आईआरसीटीसी का एग्जांपल दिया कि आईआरसीटीसी के आईपीओ में आपने लगाया और वो आज एक आपके लिए मल्टी बैगर बना, आपको उसने बहुत रिटर्न्स कमा के दिए। बट माय पॉइंट इज कि आपके पोर्टफोलियो पे उसका कितना इंपैक्ट रहा जो आईपीओ में आपको शेयर्स मिले थे। अल्टीमेटली अगर आपने उसको अपने पोर्टफोलियो का कोर इन्वेस्टमेंट बनाना है तो आपने डेफिनेटली ऑफ मार्केट भी जाके उसको, ऑफ आईपीओ मार्केट भी जाके आपने उसमें इन्वेस्ट किया होगा। बट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये पॉसिबल नहीं होता, वो उनके पास अमाउंट ही छोटा होता है। या अगर कोई आप जैसा या कोई और व्यक्ति है जो बड़ा पैसा लगाना चाहता है, तो क्या उसे वेट नहीं करना चाहिए कि मैं इंतजार करता हूँ कि लेट दी आईपीओ कम, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी फिर इन्वेस्ट करूंगा?
क्यों? और क्लैरिटी क्या चाहिए? आरएचपी डीआरएचपी में 400 पेजेस का आरएचपी और डीआरएचपी होता है, इसमें कंपनी की पूरी कुंडली आ जाती है, और कहाँ का डिस्क्लोजर्स चाहिए? सो आई थिंक डिस्क्लोजर वाइज तो बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो बोल रही हूँ जो छोटा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसके लिए तो एक बहुत बढ़िया मौका है कि आप 15,000 रुपए से लेके आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट जनरली आपने देखा होगा तो एक लॉट का अमाउंट 15,000 तक ही आ जाता है। तो जब आपके पास बहुत बड़ा पैसा लगाने की ताकत नहीं होती है, अच्छी कंपनी आपको पता है, तो 15,000 में अगर आपको देखो, इट्स ऑल्सो स्टॉक मार्केट में ना हम बोलते हैं कि जैसे हम इंस्टा पे और यूट्यूब पे एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्ड यूज करती हूँ मैं, कि यार मैंने अभी रील डाला, आ गए 1 लाख व्यूज आ गए, अभी रील डाला, अरे एक दिन में 5 लाख व्यूज क्रॉस कर गए। इंसान को कभी कभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से भी मजा आता है। वो लॉजिक आप आईपीओ को भी लगा सकते हो। आईपीओ आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, आपको 1 महीने में बहुत बड़ा कमाल का रिटर्न आईपीओ दे सकता है आपको, अगर आपने अच्छा आईपीओ चूज किया है तो। एंड आई थिंक अल्टीमेटली ये आपको एक ट्रिगर मिल जाता है कि हाँ यार, ये भी बुरी चीज नहीं है, बुरी जगह नहीं है, एंड अच्छा लगता है तो कीप इट इन योर पोर्टफोलियो। नहीं अच्छा लगता है, पार्टी कर लो, डबल हो गया पैसा, या फिर भले 20% मिल रहे हैं, चलो 20 भी छोड़ो, 10%। सी, अरे 10% मिल रहे हैं 1 महीने में ना, तो एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो 120% हो गया ये। तो क्यों नहीं? मैं वही बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आई हैव सीन मेनी पीपल टॉक अगेंस्ट अबाउट आईपीओस, बट आई एम द वन, आई कैन डेफिनेटली से अगेन वन मोर टाइम, आई एम टोटली प्रो फॉर आईपीओस। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे भी यही लगती है, और आपकी भी वेबसाइट पे भी ये बात लिखी हुई है, ओनली अ गुड बिजनेस कंबाइंड विद गुड मैनेजमेंट कैन क्रिएट वैल्यू। तो अब इन दोनों को एक लेमैन इन्वेस्टर कैसे ढूंढे? एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छी मैनेजमेंट, क्या क्या उसे पॉइंट्स देखने चाहिए? देखिए, अच्छा बिजनेस मुझे लगता है अल्कोहल का बिजनेस बड़ा बढ़िया था, यूनाइटेड स्पिरिट्स। खराब मैनेजमेंट आया, विजय माल्या खराब कर दिया। अच्छा मैनेजमेंट टाटा, खराब बिजनेस में घुस गए 100 साल से कर रहे हैं। स्टील, आज पिछले 20 साल में टाटा स्टील का रिटर्न फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से भी कम है 25 साल में। तो ब्रिलियंट बिजनेस, टाटा से अच्छा क्या मैनेजमेंट होगा। बट वो जब टाटा स्टील में घुस गए, सो सेम टाटा जब बोलता है मैं सॉफ्टवेयर करूंगा, तो गुड मैनेजमेंट मीट्स अ गुड बिजनेस, वो बना लेते हैं टीसीएस, जो आज के दिन टाटा का मार्केट कैप का मुझे लगता है इट्स अबाउट 70-80% ऑफ द एंटायर टाटा ग्रुप्स मार्केट कैप। एंड अ बैड मैनेजमेंट इन अ बैड बिजनेस, वो तो बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आप वकरंगी ले लीजिए, वो बिजनेस का कोई इंटरनेशनल मॉडल ही नहीं था, मैनेजमेंट कहां से आए कौन आया पता भी नहीं चला। सो दैट इज हाउ, और मे बी बैड मैनेजमेंट इन अ बैड बिजनेस। अपने माल्या जी को ही पकड़ लो आप, वो किंगफिशर एयरलाइन उड़ाने चले गए। सो बैड मैनेजमेंट इन अ बैड बिजनेस सीधा जीरो होता है। तो वो एंगल से देखना चाहिए। और क्योंकि गुड मैनेजमेंट इन अ गुड बिजनेस एक रेयरिटी है, आपको 40 या 20 या 15 स्टॉक आइडियाज मिलने बहुत मुश्किल है। आपको 8-10 मिल गए, आपकी लाइफ बन गई। जहां आप 8 से ऊपर जा रहे हो, राइट, आपके रिटर्न्स धीरे धीरे कम नहीं होंगे, लेकिन वो जो ख्वाब है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, मैं यहां से मारू छक्का, मतलब वही वाली बात है ना, 100 स्टॉक ले लिया, एक स्टॉक का 1% एलोकेशन, वो 100 गुना भी हुआ तो आपका पोर्टफोलियो डबल ही हुआ। 100 गुना कितने बार होंगे लाइफ में? और आप 100 गुना होए, आप रख लें उस स्टॉक को, बेचे नहीं, डरे नहीं गिरने पे, इट्स अ रेयरिटी, लेकिन वो डबल ही करता है पोर्टफोलियो। एलोकेशन इज द रियल थिंग। मुझे लगता है कि ये कंपनी का 25% आरओई है और 25% से ग्रोथ हो सकता है। दिस इज माय क्लासिकल मॉडल, 25% आरओई, 25% ग्रोथ। जब इस टाइप की कंपनी दिखती है मुझे, तो फिर देन आई वांट टू सी द वैल्यूएशन, और उस बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे समझ में आता है, मालूम पड़ा कि कई बार क्या होता है, छोटी कंपनी जो है ना 12-15 का पी मिलती है। हाँ, मतलब अप टू 25 पी इज फैंटास्टिक फॉर मी इफ इट इज 25% ग्रोथ कंपनी। तो उसमें क्या होता है, यदि आपको 25% ग्रोथ कंपनी यदि 25 का पी मिलता है तो यू विल मेक 25%। बट यदि आपको 15-17 का पी मिल जाए तो देन यू विल मेक 35-40%। सो देन यू आर सिटिंग ऑन अ मल्टीबैगर। तो ये फार्मूला मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है। सी, थर्ड कंपोनेंट यू आर नॉट टेलिंग, if profitability is there and growth is there, then at what price at the beginning you bought, that has to be seen. If you had bought at 40p and now it has become 10p, obviously earnings have grown 3x and the multiple has come down to 1/3. So basically you've done nothing. So starting at reasonable p is very important. That's why I'm saying 25% growth but 15p. Right. That is the formula for the multi-bagger as per you. Yeah. अब चाइना फंड की बात चली है तो मेरे पास एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कि चाइनीज स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा नहीं कर रही है, अभी हम सब देख रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और आपका एक चाइना फोकस्ड फंड भी है। तो अब आप इस समय को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब इज इट अ थ्रेट और एन अपॉर्चुनिटी? मतलब आप फ्यूचर ऑफ चाइना स्टॉक मार्केट कैसे देखते हैं इस समय? So we do think of it as an opportunity. We realize कि पिछले 1 साल से China has not performed.
आई वुड से जहां तक फंड की बात है, फंड होल्ड्स a lot of the crisis that is around real estate etc. in China, वहाँ फंड का एक्सपोजर नहीं है, तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी. आई थिंक एवरी मार्केट गोज थ्रू इट्स स्ट्रक्चरल अप एंड डाउन्स. चाइना में बहुत रेगुलेटरी और गवर्नमेंट एक्शन रहा है, लेकिन जहाँ हम अपनी टीम से बात करते हैं, और हमारा पार्टनर यहाँ JP Morgan है, उनकी टीम है चाइना ऑन द ग्राउंड. These reforms are not something that will affect the structural direction of most of these companies. और दूसरा, अगर आप देखें आज के दौर में चाइनीज मार्केट की valuations actually are at almost 2008 levels, which is why we actually think of this as an opportunity, at least for new investors looking at China, because इन द लॉन्ग टर्म अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स को देखें तो इंडिया एंड चाइना ही सबसे बड़े हैं. और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों को इतना पैनिक नहीं करना चाहिए. जब आप इंटरनेशनल मार्केट्स में निवेश करते हैं तो आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए करते हैं. कुछ पीरियड्स होते हैं जब चाइना जैसा मार्केट बहुत अच्छा कर रहा होता है, जहां इंडिया ने नहीं किया होता, वो भी पीरियड हमने कुछ साल पहले देखा है. और कुछ उल्टे पीरियड्स होते हैं. तो हर मार्केट हर टाइम पे परफॉर्म नहीं करेगा. एक पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के एसेट्स होने चाहिए. दैट इज व्हाई वी हैव डेट, इक्विटी, गोल्ड इन अ पोर्टफोलियो. दैट इज व्हाई वी हैव US, इंडिया एंड चाइना इन अ पोर्टफोलियो एज वेल. तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मार्केट की बात ग्रो के साथ की ये अमेजिंग क्लिप्स? आपकी बेस्ट, आपकी फेवरेट कौन सी क्लिप है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा. और साथ साथ में ये भी बताइए कि आने वाले समय में आप कौन से गेस्ट हैं जिनको आप देखना चाहते हैं हमारे इस शो पे. अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए गेस्ट को हम लोग यहाँ पे बुलाए, तो अगर आपके बताए हुए गेस्ट वाले कमेंट पे लाइक्स आए सबसे ज्यादा, तो डेफिनेटली विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपके गेस्ट को सबसे पहले यहाँ पे लेके आए. विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर. जय हिंद. और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू. और मार्केट की बात देखेंगे तभी तो हम लोग सीखेंगे, है ना. All the best. God bless you all. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.